नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात औरंगजेब पर जारी सियासी घमासान की। औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ घमासान अब उसकी कब्र तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। कब्र नहीं हटाए जाने पर बाबरी जैसा अंजाम होने की चेतावनी तक दे डाली है। और इस बीच औरंगजेब को लेकर छिड़ा संग्राम मध्य प्रदेश की भूमि पर भी पहुंच गया। कांग्रेस की एक नेता ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से करके विवाद की आग में घी डाल दिया है। औरंगजेब की कब्र को लेकर घमासान मच गया है। महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। औरंगजेब के पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के बावजूद औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया गया तो विरोध की ये लहर कार सेवा में तब्दील हो जाएगी और जो बाबरी के साथ हुआ वही औरंगजेब की कब्र के साथ भी होगा। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका इतिहास गलत तरीके से बताया जा रहा था। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार सेवा की चेतावनी और हिंदू संगठनों के अल्टीमेटम के बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर औरंगजेब की कब्र को लेकर उठी विद्रोह और विरोध की ये चिंगारी सियासी गलियारों में तूफान की वजह बन रही है। लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही। बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर है तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि औरंगजेब कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे कुचल दिया जाएगा। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। औरंगजेब की कब्र से उठे विवाद की मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। जबलपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेखा जैन ने औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से कर डाली। कांग्रेस नेता की पोस्ट पर ऐसा बवाल मचा कि ब्राह्मण समाज भड़क उठा। कई संगठनों ने इसका विरोध जताया और रेखा जैन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली। किसी को भी दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूलवश मेरे से, मानव स्वभाव है, गलतियां हो जाती हैं। वो गलती से मेरे से ये पोस्ट हुई जिसकी मैं सभी संस्कारधानी वासियों से, संप्रदाय से क्षमा चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि रेखा जैन जी मेरी मति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार वो महामूर्ख की श्रेणी में आती हैं। आप ब्राह्मणों के क्रोध के सामने मत आइएगा। आपको अगर ज्ञान का अजीर्ण है, भगवान परशुराम जी के बारे में नहीं पता है तो ऐसी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। औरंगजेब की तुलना भगवान परशुराम से करने पर बवाल मचने के बाद जब तक कांग्रेस नेता रेखा जैन ने अपना पोस्ट डिलीट किया और जब तक कांग्रेस ने रेखा जैन को नोटिस देकर 48 घंटे में माफी मांगने के निर्देश दिए, तब तक सियासत का ऊंट अपनी करवट ले चुका था। और उन्होंने व्यक्तिगत किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस दल की जगह इनको जो है मुस्लिम लीग पार्टी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस मुस्लिम लीग और जिन्ना की भाषा देश के अंदर बोल रही है। कब्र भी जाएगी, जब औरंगजेब चला गया तो कब्र भी नहीं बचेगी। औरंगजेब पर विवाद की कहानी का आगाज उस वक्त हुआ था जब समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े थे। लेकिन अब ये मामला न सिर्फ औरंगजेब की कब्र और कार सेवा तक पहुंच गया है, बल्कि औरंगजेब के बहाने हिंदू मुस्लिम की सियासत ने भी फिर सर उठा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ओबीसी समेत कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह बिल वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश है। तो वहीं बीजेपी ने सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप भी लगाया है। यह रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है, आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून में संशोधन की कोशिशों को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है। बड़ा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस विरोध में शामिल हुई और वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने की मांग की। हम उस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आज सड़क पर उतर करके धरना कर रहे हैं और संसद के अंदर भी हमने विरोध किया है, मजबूती से विरोध करेंगे। हम चाहते हैं इस देश के अंदर जो बिल जबरदस्ती सरकार थोपना चाहती है वो खत्म हो, वो वापस होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को कांग्रेस ने सही बताया है कि मसला अभी एकदम ये आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ प्रदर्शन होगा और एकदम सरकार वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। आज ये हमारे साथ हो रहा, कल दूसरों के साथ भी। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर समस्या सुलझ जाती तो अच्छा रहता। पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है। और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभी तो संशोधनों के बाद बिल पेश भी नहीं किया गया है, ऐसे में विरोध का कोई मतलब नहीं है। बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं, किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो या विपक्ष की पार्टियों को, नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बरेली से शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है और पहले बोर्ड में कोई भी पॉलिटिकल शख्सियत को ओहदा या मेंबर नहीं बनाया जाता था। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के प्रदर्शन के खिलाफ हिंदू संगठन भी जंतर मंतर पहुंच गए। हिंदू संगठन पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हिंदू संगठन के कुछ लोग बेहद भावुक हो गए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है और अभी तक मस्जिद के पीछे के हिस्से पर व्हाइट वॉश हो चुका है। बॉर्डरों पर सुनहरे रंग से पेंट किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की रंगाई पुताई और लाइटिंग के लिए 7 दिनों का समय इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था और इसमें सिर्फ 2 दिन ही अब बचे हैं।
संभल की जामा मस्जिद में तेजी से पुताई जारी। जामा मस्जिद की पुताई में सिर्फ 2 दिन शेष। संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेज हो चुका है। चूंकि कल मस्जिद की पुताई का आखिरी दिन है, इसलिए पेंट कर रहे कारीगरों ने अपने काम में तेजी ला दी है। जामा मस्जिद में जैसे जैसे पुताई का काम पूरा हो रहा है, वैसे वैसे मस्जिद का रंग निखर कर सामने आ रहा है। संभल में एक बार फिर जामा मस्जिद में पुताई का काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर छठे दिन यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो रंगाई पुताई के लिए पेंटर आए हैं वो यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं और ये पुताई 7 दिन में होनी है और इसको लेकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 7 दिन में इस पुताई को, रंगाई को यहाँ पर कर दिया जाना है और इसको लेकर आज छठा दिन है और कल 7वां दिन है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या रंगाई पुताई इन 2 दिनों में पूरी हो पाएगी। सामने आई तस्वीरों में जामा मस्जिद की पुताई का काम परंपरागत रंगों से किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सुनहरी कलर आपको दिखाई दे रहा है और हरा रंग जो है उसको लेकर भी यहाँ पर खासा सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जो हरे रंग की गुंबद दिख रही है, अगर वहाँ पर हरा रंग लगाया गया तो वो भगवा भी लगवाना चाहेंगे और इसको लेकर उन्होंने दलील दी थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी तक सफ़ेदी का ही रंग किया जा रहा है, सफ़ेदी के लिए ही ठेकेदार को कहा है, जबकि सदर जो जफर अली है उनका ये कहना था कि हरा रंग और सुनहरी रंग इसमें लगाया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद में पुताई का काम सिर्फ मंगलवार तक होना है। ऐसे में अगर समय रहते पुताई का काम पूरा नहीं हुआ, तब हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय के लिए जामा मस्जिद की तरफ से अपील की जाएगी। इसके साथ ही जामा मस्जिद के सदर जफर अली के मुताबिक मस्जिद की पुताई में जो परंपरागत रंग पहले से चला आ रहा है, वही रंग लगाया जाएगा। हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा करा लें और अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर तय समय में पूरा नहीं होता तो हम अर्जी लगाएंगे, निवेदन करेंगे हाई कोर्ट से। फिलहाल तो जहाँ जैसा रंग है वैसा ही होगा, जहाँ हरा है वहाँ हरा होगा, जहाँ सफ़ेद है वहाँ सफ़ेद होगा और जहाँ हल्का सुनहरी है वहाँ हल्का सुनहरी होगा, जो परंपरागत है, जो सैकड़ों सालों से होता चला आया है। इसके अलावा हम और किसी रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उधर जामा मस्जिद में पुताई का काम हो रहा है तो इधर लाइटें लगनी भी शुरू हो गई हैं। संभल की जामा मस्जिद में लाइट्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। देर रात कई हिस्सों में यहाँ पर इस तरह से स्टैंड वाली लाइट लगाई गई है जो दिल्ली से मंगाई गई है। एक दिन पहले दिल्ली से इन लाइटों को लाया गया था और जिस तरह से एक दिन पहले ही संभल में जामा मस्जिद में जो रंगाई पुताई है उसका काम भी शुरू किया गया था और उसी की तरह से लाइट भी लगानी शुरू कर दी गई है, क्योंकि 7 दिन का समय यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसके बाद एक दिन पहले रंगाई पुताई हुई थी और देर रात से लाइट्स लगनी शुरू हो गई हैं। संभल में जामा मस्जिद की पुताई का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की देखरेख में किया जा रहा है, ताकि मस्जिद के संरक्षित हिस्से को कोई नुकसान न हो। और पीएम मोदी 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी के साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ मुख्यालय में उनका ये पहला दौरा होगा। और मोहन भागवत से भी मिलेंगे पीएम मोदी। इससे पहले पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की आखिरी मुलाकात पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई थी। पिछले कुछ समय में पीएम मोदी ने लगातार 3 बार पब्लिक फोरम पर आरएसएस के साथ अपने संबंधों पर खुलकर चर्चा भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी 30 मार्च को नागपुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड ऑफिस भी जाएंगे। पीएम मोदी के साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ मुख्यालय में ये उनका पहला दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई थी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भावना की जमकर तारीफ की। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट में कहा,
आरएसएस से जुड़ने की वजह से देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है, और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आरएसएस के शताब्दी वर्ष में हो रहा है। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात और बातचीत अलग से हो सकती है। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर विपक्ष ने सवाल पूछे हैं। तो आरएसएस का जो काला इतिहास है वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ से कम नहीं पड़ने वाला। जब आरएसएस की बात होगी तो आरएसएस का देश की आजादी से गद्दारी का इतिहास, आरएसएस का काला चिट्ठा जरूर सामने आएगा। सूत्रों के मुताबिक स्मृति मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में पूर्व सरकार्यवाह सुरेश जोशी उर्फ भैया जी जोशी रेशम बाग में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगवार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पीएम मोदी नागपुर में संघ के प्रकल्प केशव नेत्र चिकित्सालय के एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अब तक यहाँ पर आंखों का इलाज होता था, लेकिन अब इसमें आंखों के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की पढ़ाई की शुरुआत होगी। भाजपा में कई चीजों में संघ का हस्तक्षेप रहता है, खासतौर में संगठन में आरएसएस की तरफ से एक संगठन मंत्री बीजेपी में रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी आरएसएस की भूमिका मानी जाती है। लेकिन इन सारे राजनीतिक बिंदुओं के बावजूद मोदी जी का और मोहन भागवत का और नागपुर में होना ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश देगा। ये अपने तरह का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जहां सिर्फ आंखों के लिए पढ़ाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर इशारों में अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कस दिया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में प्रदेश के विकास पर फोकस नहीं था। प्रदेश का मुखिया अगर 12 बजे सोकर उठेगा तो काम कब करेगा? सीएम योगी बोले पहले यूपी में ऐसे ही समय बर्बाद होता था। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, लेकिन हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर में सीएम योगी ने इशारों में अखिलेश यादव पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में प्रदेश के विकास पर फोकस नहीं था। प्रदेश का मुखिया अगर 12 बजे सोकर उठेगा तो काम कब करेगा? पहले यूपी में ऐसे ही समय बर्बाद होता था। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही जाया होता है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि उन्होंने हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, लेकिन हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। जिन लोगों ने महाकुंभ पर सवाल उठाया वो भी डुबकी लगाकर चले गए। पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने रंगों को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा है कि वो हमेशा अलगाव की बात करते हैं। मुझे भी कई रंग पसंद नहीं है, बताइए मुझे किस देश में जाना है? मैं भी ऐतराज है, मुझे बताओ किस देश जाना है? मुझे भी बहुत से रंग से ऐतराज है। एक रंगा से ऐतराज है, काले चश्मे से पहन करके होली खेलने से ऐतराज है। आप सोचिए, काला चश्मा पहन करके अगर कोई होली खेल रहा है तो सोचिए उसके विचार कैसे होंगे। एक रंगी लोग बहुरंगी लोगों को कभी पसंद नहीं करते। हम वो लोग हैं जो गुलदस्ता बनाना चाहते हैं, सभी रंग को साथ चलना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने भी निशाना साधा।
अखिलेश यादव जी डिरेल्ड हैं, उनको पता ही नहीं है कि भारत की आत्मा कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश कितना आगे जा चुका है। समाजवादी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार पराजय के दर पराजय का सामना कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक्सीडेंटल तरीके से कह लीजिए कुछ लोकसभा में एक सफलता मिल गई, कुछ सीटों में ऐसी जीत हो गई जो उनको शायद उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन वह फर्जी पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं और फर्जी पीडीए की बात करके लोगों को गुमराह करके पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का बहुत सारा वोट वहां लेने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अखिलेश यादव ने जहां रंगों के बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर करारा पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट सत्र की। सोमवार को एक बार फिर से सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इस बार विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमला पर नजर आया। कांग्रेस ने मंडला में आदिवासियों पर अत्याचार और सौरभ शर्मा मामले पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं ने लोकायुक्त दफ्तर पहुंचकर मामले की शिकायत भी की है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया। विधानसभा में एक बार फिर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने इस बार मंडला एनकाउंटर और सौरभ शर्मा का मुद्दा सदन में उठाया, जिस पर भारी हंगामा देखने को मिला। मंडला एनकाउंटर के मुद्दे पर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगाए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तथ्यहीन मुद्दों पर राजनीति करती है। आदिवासी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोग तत्काल सदन में चर्चा की मांग की है, पर भाजपा की सरकार चर्चा नहीं करा रहे हैं और आज अध्यक्ष जी भी हमारे मांग तो मूर्खतापूर्ण बात करती। कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है। आप देख रहे हो कर्नाटक में जो कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस को मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेसियों कान खोलकर सुन लो और थोड़ा ध्यान में रखो। सोनिया गांधी ने तो अपने परिवार का जो है भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, लोकसभा में तीनों सदस्य राज्यसभा लोकसभा में भेजकर। लेकिन आने वाले राजनीतिक दिनों में अगर तुम यही हालात रहे ना, तो हिंदुस्तान की राजनीति में जो कांग्रेस कभी सत्ता पर थी, आज थी पर आ गई है। आने वाले राजनीति में 4% के आरक्षण की मांग करोगे। हमने आज जब चर्चा की बात करी तो चर्चा स्वीकार नहीं करी गई, इसलिए सभी विधायकों ने बहिर्गमन करा है और हमने विरोध करा है। सौरभ शर्मा केस में कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। का घोटाला है। बजट इस परिवहन का सिर्फ होता है 150 पौने 200 करोड़ का, लेकिन घोटाला है 5000 करोड़ का। और 5000 करोड़ का घोटाला है, जनता का पैसा है। सोने की ईंटें मिली जा रही है, लेकिन सोने की ईंटें किसकी है, जांच एजेंसी अभी तक मालूम नहीं कर पा रही है। हजारों करोड़ की जमीनें भोपाल, इंदौर, दिल्ली में खरीदी गई, फ्लैट खरीदे गए, वो जांच एजेंसी ने अभी तक इसमें धीमी गति रखी, स्पष्ट नहीं करा। अब बातें करने की आदत है, कितनी बार देखो वो अपनी जांच प्रोसेस चलता रहेगा, वो प्रोसेस अपनी जगह चलेगा, बाकी कार्रवाई अपनी जगह चलेगी। ठीक है ना। सड़क से सदन तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सदन में हंगामा हो रहा है। सड़क पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस बार विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।